मेरी किस्मत भगवान ने ज़रूर लिखी थी, लेकिन मेरी किस्मत का फैसला मेरे अपनों ने कोठे का तवायब बनाकर मेरी किस्मत को काला कर दिया था। मैं कोठे में 17 की उम्र में पहुंच चुकी थी। मर्दों के भी कई रूप देखने को मिला। आज मेरी उम्र 42 साल हो चुकी है और इस उम्र में आज की रात जिस मर्द ने मुझे ख़रीदा था, मुझे उसे खुश करना था, क्योंकि उसने मुझे बहुत दामों में ख़रीदा था। मैं कमरे में बैठी उस आदमी का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मैंने कहा, कमरे में रोशनी करना मना है, हल्की सी रोशनी की इजाज़त है। उसने मेरी बात मान ली और वह मेरे करीब आ गया। पूरी रात उसने मुझसे अपना हक वसूल किया। सुबह जब वह जाने लगा तो मैंने कहा, रुको, तुम अपना पर्स भूल रहे हो। मैंने उसे पर्स देने के लिए दरवाजे तक आई, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, क्योंकि यह तो मेरा नाम प्रिया है। मैं अपनी मामी के साथ नाश्ता बनाने में बिजी थी। मेरी मामी का छोटा भाई अहान मेरे सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी और ये ऐसी नज़रें थी जो मुझे खुश कर रही थी, क्योंकि मैं अहान को पसंद करती थी। मामी का भाई यहाँ पर आता जाता रहता था और वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। मेरी उम्र 17 साल थी, लेकिन मुझे अहान से प्यार हो गया था। कम उम्र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और वो भी मेरे लिए ऐसे ही फीलिंग्स रखता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज का सूरज मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लाने वाला है। आज के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। मामी का भाई 2 दिन से यहाँ पर आया हुआ था। नाश्ता करने के बाद नौकरी के लिए निकल गया था और मैं मामी के साथ घर के कामों में बिजी हो गई थी। मेरी माँ और मेरे पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। वो लोग मुझे काफ़ी सालों पहले इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मामी मेरे माँ की जगह तो नहीं ले सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इज्जत की छत दी हुई थी। काम करते हुए टाइम का मुझे पता ही नहीं चला और दोपहर हो गई थी। मामी अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी और मैं किचन की सफाई करने के लिए किचन में रह गई थी। इतनी ही देर में मुझे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं दरवाजे के पास गई तो एक लंबा चौड़ा मर्द सामने खड़ा हुआ था, जिनकी नज़रों में ऐसी चुभन थी कि मैंने जल्दी से उसे देखकर अपने कपड़े ठीक किए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और कभी कभी यही बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ पर लड़के मुझे बहुत गौर से देखते थे, इसलिए मैं ज़्यादातर घर से बाहर निकलती तो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती थी और इस टाइम भी मैं अपनी खूबसूरती को छुपाने की कोशिश करने लगी थी। वो आदमी मुझसे मामी के बारे में पूछ रहा था। मैं दरवाज़ा बंद करना चाहता था ताकि अंदर जाकर मामी को बुला लाऊं, लेकिन उस आदमी ने दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई गैर थोड़ी हूँ, जाओ जाकर अपनी मामी को बुला लाओ। उसकी बात मुझे बहुत ही अजीब सी लगी थी। मैं पहली बार इस आदमी को यहाँ पर देख रही थी और वह कह रहा था कि वो मेरे लिए कोई गैर नहीं है। मुझे दरवाज़ा खुला हुआ छोड़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं फ़ौरन अंदर की तरफ भागी और मामी को इस बारे में बताया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उसके बारे में सुनते ही मामी के चेहरे का रंग बदल गया था। वह कहने लगी कि तुम्हें दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम किचन का काम ख़त्म करो। उनकी बात सुनकर मैं किचन में पहुंच गई थी और मामी दरवाजे पर चली गई थी और फिर मुझे मामी की थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो उस आदमी से क्या बात कर रही थी ये तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो बहुत ही खामोशी के साथ और चुपके चुपके की जा रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि मामी उस आदमी से क्या बातें कर रही है और ये आदमी कौन है जो मामी से बात करने के लिए यहाँ पर आया है। कुछ ही देर गुजरी थी कि मामी मेरे पास आई और कहने लगी कि इस आदमी के बारे में तुम्हें अपने मामा या फिर मेरे भाई अहान को इस बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मामी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मामा जी रोज़ सुबह सवेरे दूसरे शहर में काम करने के लिए जाते थे और रात को ही वह घर वापस आते थे, लेकिन वो दिन में कई बार मामी को फ़ोन करके उनसे बात करते थे और मेरी भी हालचाल लेते रहते थे। मामा मामी की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मामा मुझे अपनी बेटी समान ही समझते थे। मामा जी मेरी बहुत परवाह करते थे, इसलिए मामी ने मुझे सख्ती से समझा दिया था कि मुझे उन्हें कोई भी बात नहीं बतानी है। लेकिन मेरे दिल के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया था कि ये आदमी कौन है जिनके बारे में मामी सबसे छुपाना चाहती है। मुझे तो वह कोई बदमाश आदमी लग रहा था, लेकिन मेरी मामी का उससे क्या संबंध था। फिलहाल मामी की बात सुनकर मैंने अपनी ज़बान पर ताला लगा लिया था और ना ही मैंने इस बारे में अहान से कोई बात कही थी और ना ही मामा जी से कुछ कहा था। मैंने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल खुद यह बात सब लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। और फिर इसी रात अहान मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि जल्दी ही मैं अपनी बहन से तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बात करूँगा।
मैं चाहता हूँ कि अब जल्द ही हमारी शादी हो जाए। अहान की बात सुनकर मैं हंस दी थी, क्योंकि मैं भी 17 साल की थी और वो 23 साल का हो गया था, और फिर अभी उसकी परमानेंट नौकरी भी नहीं लगी थी। वह बस थोड़े बहुत पैसे कमाता था, फिर वो मुझे कैसे अपने घर में रखता। इतनी जल्दी तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं थी। मगर अहान का कहना था कि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वह जल्दी मुझसे शादी करना चाहता है, और वो अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश हर दिन कर रहा है, और फिर वो मुझे लेकर नौकरी के लिए दूसरे शहर में भी शिफ्ट हो जाएगा। मुझे इस बात पर भला क्या ऐतराज हो सकता था। मैंने उसे कह दिया था कि अगर मामी मानती है तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। यह सुनकर अहान को बहुत खुशी हुई थी और उसने खुशी से मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। उसके इस तरह से छूने से मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वो दिन तो खामोशी से गुजर गया था, और कुछ दिन बाद वो आदमी फिर से हमारे घर पर आ गया था। वह आदमी आज सीधा दरवाजे से घर के अंदर चला आया था। अब की बार मामी ने उसे अपने कमरे में बैठा दिया था। मैं किचन में मौजूद थी, तभी अचानक मामी भी कमरे में आ गई। उन्होंने एक अदरक उठाया और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें मेरे कमरे की तरफ आने की जरूरत नहीं है जब तक कि मैं तुम्हें आवाज न दूं। मैंने बड़ी हैरानी से अपनी मामी के हाथ में अदरक पकड़ा हुआ देखा था, और वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई थी, और मुझे कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी थी। 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे मामी ने आवाज देकर ठंडा पानी लाने के लिए कहा। मैं 2 गिलास ठंडा पानी लेकर मामी के कमरे के दरवाजे तक जैसे ही पहुंची तो वह आपस में कुछ बातें कर रहे थे, और बातें करते करते मुझे देखकर खामोश हो गए। मेरी नज़र खुद ब खुद अपनी मामी पर ठहर गई थी, क्योंकि उनकी हालात कुछ बदली बदली सी मालूम हो रही थी। उनके बाल तो अच्छी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन अब उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालत में हो रहे थे। इससे पहले मामी का जायजा लेती तो वो आदमी मामी को कहने लगा कि ये तुम्हारी बेटी है, यह तो बड़े ही खूबसूरत और जवान है, तुम इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? इसके लिए तो तुम्हें आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। अब तुम्हारी उम्र हो रही है, अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। इस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो मेरे लिए अनजान आदमी था। वह न सिर्फ मेरी जवानी की तारीफ कर रहा था, बल्कि उसने तो मेरी शादी के बारे में भी बात छेड़ दी थी। वो पता नहीं कौन था जो इतना खुलकर मेरी मामी से बातें कर रहा था। और फिर मामी भी हंसकर उसे कहने लगी कि हाँ, अब इसकी शादी ही तो करनी है, मुझे यही मेरी जिम्मेदारी है। मेरी तो अब उम्र हो रही है, लेकिन अब यह जवान हो गई है। मैं शर्म की वजह से फौरन वहाँ से निकलकर वापस आ गई थी। मामी उस अनजान आदमी के सामने जिस तरह से मेरी जवानी के बारे में बातें कर रही थी, मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, और उन दोनों के बीच फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ देर के बाद वो आदमी वापस गया तो मामी ने मुझे फिर से यही समझाया कि अहान को और अपने मामा जी को इस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि अचानक उसी समय अहान घर पर आ गया था। तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने घर जाने के बजाय यहाँ पर आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा तो फौरन मेरे पास चला आया और मुझसे पूछने लगा कि यह आदमी कौन था और यहाँ पर क्यों आया था। मैंने इनकार करते हुए सर हिला दिया और कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। वह मैं मामी से मिलने के लिए आया था। सीधा मामी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया, और फिर ना जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के चीखने चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। मामी अहान को बुरा भला कह रही थी। अहान भी आगे से मामी को बहुत ज़्यादा जवाब दे रहा था। ना जाने उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। मुझे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इतना आइडिया ज़रूर था कि बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और शायद उन अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफ़ी देर बाद जब अहान मामी के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। वो सीधे स्टोर रूम में चला गया और जाकर अंदर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज वो हमारे घर पर ही रुकने वाला था। उसके बाद मामी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के खाने के टाइम पर जब मैं मामी को बुलाने के लिए गई तो मामी बहुत ही गुस्से में थी और मुझसे कहने लगी कि जाओ तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा था। पता नहीं अहान ने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था कि इस बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। मैंने मामी से इस बारे में पूछना चाहा कि क्या हुआ है, तो वो कहने लगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, इसलिए ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई थी और लगातार फूट फूट कर रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने माँ बाप की याद आ रही थी। मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि अहान ने अपनी बहन से ना जाने किस बात पर झगड़ा किया है। क्या उस अनजान आदमी की वजह से उसका और मामी का झगड़ा हुआ है? स्टोर रूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक है, वरना मैं उसे जाकर जरूर पूछती। अहान जब भी हमारे घर पर आता था तो वह स्टोर रूम में ही ठहरता था, क्योंकि हमारे घर छोटा था और सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में
मामा और मामी रहते थे और दूसरे कमरे में मैं रहती थी और एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था जहाँ पर अहान कभी कभी ठहर जाता था। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह मुझे या तो यह बात मामी से पता लगाना था या फिर मुझे अहान से ही पूछनी थी। लेकिन अगली सुबह कुछ ज़्यादा ही अजीब हुआ था। जब मैं सोकर उठी तो अहान घर से जा चुका था और मामी भी खामोशी से घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उनका बिहेवियर अजीब थे। मैं भी उनके कुछ पूछ नहीं सकी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधा सफाई करने में बिजी हो गई और मामी के कमरे की सफाई करने के दौरान मुझे वहां अदरक का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया, जिसे मामी किचन से लेकर अपने कमरे में गई थी। और मैं सोच रही थी कि मामी अदरक क्यों उठा कर लाई थी। आखिर उस अनजान आदमी को इस अदरक का क्या करना था, या फिर मामी ने उस अदरक का इस्तेमाल किया था क्योंकि वह बहुत ही दबा हुआ लग रहा था। उसे खाया नहीं गया था, उसका छिलका भी उतारा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रस निकाल लिया गया है। मैंने सफाई करते टाइम उसे फेंक दिया था और फिर सफाई में बिजी हो गई। फिर शाम के टाइम मामी मुझसे कहने लगी, चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मामी मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा लिया और मैं उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मामी मुझे कहाँ लेकर जा रही है। मामी ने रिक्शा रुकवाया और हम बैठकर चल पड़े। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई थी जब रिक्शे वाले ने मार्केट को क्रॉस कर दिया। मैंने मामी से पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बाजार तो पीछे निकल गया। वो कहने लगी कि दूसरा सामान खरीदना है, इसलिए दूसरे मार्केट जा रहे हैं। उनका बिहेवियर मुझे पहले से कुछ बेहतर लग रहा था और काफ़ी देर के बाद हम एक अजीब से बाजार में पहुंच गए। यहाँ भीड़ भाड़ तो थी, लेकिन लोग काफ़ी अजीबोगरीब मालूम हो रहे थे। हम रिक्शा से उतरे तो मामी मुझे किसी दुकान के बजाय बाजार के पीछे बने हुए घर में ले गई। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला और मामी को देखकर मुस्कुराने लगी। मामी कहने लगी, इसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती है। मैंने मामी को परेशानी से देखा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रही है। मामी ने मेरा चेहरा देखा तो वो कहने लगी कि परेशान मत हो, यह भी तुम्हारी मामी ही है, तुम यहाँ बेफिक्र होकर बैठो, बस कुछ देर में मैं वापस आती हूँ। फिर मामी मुझे छोड़कर वहाँ से पलट गई। उस औरत ने मुझे अंदर ले लिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर जैसे जैसे वो मुझे अपने साथ लेकर अंदर जाने लगी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही जगह बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक अजीब सी बू की महक आ रही थी। कुछ कदम चलने के बाद ही मुझे आइडिया हो गया था कि मैं किसी नॉर्मल जगह पर नहीं हूँ, यह जगह अलग ही जगह थी। दरवाजों के पास छोटे मोटे कपड़े पहने हुए लड़कियाँ खड़ी हुई थी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उनके कपड़े, उनके चेहरे पर भरा हुआ मेकअप मुझे एक अलग ही सच्चाई बता रहा था। मैं चलते चलते रुक गई तो एक औरत पलटकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो और ज़ोर से हंसी और कहने लगी कि इस दरवाजे के अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मामी तुमसे जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुकी है, अब ना ही वो कभी लौट कर वापस आएगी और ना ही तुम कभी यहाँ से लौट कर बाहर जा सकोगी। यह मेरी दुनिया है, यहाँ पर मेरा राज चलता है। तू भी एक औरत है, इसलिए तुझे भी यहाँ पर रहकर मेरा कहना मानना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं रहूँगी और मेरी मामी कुछ देर में आती ही होगी। मैं बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो उसने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली और ज़ोर से खींची, जिससे मेरी कमीज फट गई। फिर मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा और मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तेरी मामी तुझे यहाँ पर बेच कर गई है, अब तू मेरी खरीदी हुई गुलाम है, मैंने तेरी महंगी कीमत दी है। उस औरत के साथ चली जाओ और जाकर तैयार हो, रात को कस्टमर आएंगे और तुझे भी यहाँ लाइन में खड़ा होना होगा। फिर उसने एक औरत को आवाज़ देकर बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। मैं उस समय हक्का बक्का थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मेरी मामी मेरी माँ की तरह थी। पिछले 4 साल में मैं अपनी मामी के साथ रह रही थी, वो मेरे ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है। मैं चाह कर भी उस औरत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था एक भयानक सपना है कि कुछ देर बाद मेरी आँख खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि कोई सपना नहीं था बल्कि ज़िंदगी की कड़वी हकीकत थी। वो दूसरी औरत मुझे एक अंधेरे से कमरे में ले गई। उसने खुशबूदार पानी बनाया और उसमें मुझे स्नान करवाया। मेरे चीखने चिल्लाने का, रोने धोने का उस पर
कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, तुम जैसी लड़कियां यहाँ रोज आती है, 1-2 दिन रोती है, उसके बाद खुद ही खुशी खुशी बिस्तर पर चली जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, इसलिए तुम भी अब खुशी खुशी ज़िंदगी स्वीकार कर लो। जो भी है, जैसी भी है, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए खुशी खुशी इस काम को आसानी से कर लो, वरना रजिया बानो यही काम तुमसे ज़बरदस्ती करवाएगी और तुम तकलीफ भी ज़्यादा होगी। उनकी बातें सुनकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। मैं 17 साल की थी और वो मुझे इस धंधे में उतारना चाहती थी, तो मुझे कमरे की तरफ खींचते हुए ले गई, जहाँ से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो कहने लगी, देखिए लड़की रजिया बानो की बात नहीं मान रही थी, इसलिए उसे यहाँ पर बंद करके रखा गया है। इस बेचारे को ना खाने को कुछ दिया जा रहा है और ना ही पीने को। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा और ना ही पीने को, तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसकी ज़बरदस्ती करने पर मैंने खुशबूदार पानी से स्नान किया था और फिर उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पहले वाली औरत जिसका नाम रजिया बानो था, वो वापस आ गई। उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगी, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है और बड़ी कमाल की चीज़ है, तेरे तो बड़े अच्छे दाम लगेंगे। मैंने तेरी मामी को भी बहुत पैसा दिया है, वही सारा पैसा मैं तेरे शरीर को बेचकर वसूल करूंगी। रजिया बानो भद्दी सी हंसी तो उसके पान से रंगे हुए दांत दिखाई दिए। ये नज़ारा मैंने अक्सर फिल्मों में देखा था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आ जाएगा। अब तो मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने फौरन से पूछा कि मेरी मामी मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों गई है। वो जोर से हंसी और कहने लगी, ये तो तुझे मालूम होगा, हम तो बस माल खरीदते हैं, माल हम तक क्यों लाया जाता है यह हमें नहीं मालूम। वह दूसरी औरत के बारे में मत सोचना, वरना रजिया बानो तुम्हारी ऐसी हालात करेगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। गुलजान बहुत ही अच्छी और बहुत मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसकी बोलचाल भी मुझे बहुत पसंद आई थी। बाकी यहाँ तो कोई औरत ढंग से बात नहीं करती थी। वो मुझे ना सिर्फ प्यार से समझा रही थी बल्कि खुद भी नाच सिखाने लगी थी, जबकि मैं सारा टाइम रोती रहती थी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मुझे और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी ही मामी यहाँ पर छोड़कर चली गई और फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अब तो रोते रोते मेरी आंखों का पानी भी सूख चुका था। मैंने अपने दिल को समझा लिया था और सोच लिया था कि ज़्यादा रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरी मामी मुझे लेने के लिए कभी नहीं आएगी। ना जाने उन्होंने मुझसे किस बात का बदला लिया था। आहान ने उनसे आखिर ऐसा क्या कहा था जो वो मुझे अगले ही दिन इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। मैं सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मेरी मामी ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन फिलहाल इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। गुलजान ने मुझे 1 महीने तक इन महफिलों के रूस और नाचना भी सिखा दिया था और फिर मुझे भी इस महफिल का हिस्सा बनाया जाने लगा था, जहाँ शराब के नशे में डूबे हुए आदमी हमारे सामने बैठ जाते थे और हमें अजीबोगरीब कपड़ों में उनके सामने अपना नाच पेश करना पड़ता था। पुरानी लड़कियां तो नाचने में काफ़ी माहिर हो गई थी। वो इस काम को बड़ी आसानी से कर लिया करती थी, लेकिन मेरे लिए यह काम बहुत ही मुश्किल था। मैंने सारी ज़िंदगी आहान के सिवा किसी को देखा ही नहीं था और ना ही कभी घर की 4 दीवारी से अकेले में बाहर निकली थी। यहाँ इतने अनजान आदमियों के आगे अपना जलवा पेश करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जहाँ कहीं मेरे कदम रुकते थे तभी रजिया बानो हाथ में पकड़ा हुआ चाकू घुमाकर मेरी कमर पर दे मारती और सभी लोग इस बात से अनजान होते। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मुझे समझ आ गया था कि अब यही मेरी दुनिया है और मुझे यहाँ पर रजिया बानो के इशारों पर नाचना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिस दिन मैं सही से नहीं नाचा मेरा खाना पीना बंद कर दिया जाता था और फिर मैं सारा दिन भूख प्यास में तड़पती रहती थी। इसलिए मैंने भी नाचने में बराबर से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और फिर इसी तरह से 1 महीना और गुजर गया था कि एक अमीर आदमी कोठे पर चला आया और उसने आते ही सबसे पहले मेरे दाम लगाए थे। वो मुझे 50,000 रुपए की कीमत पर 1 रात के लिए खरीदना चाहता था और यह बहुत बड़ी रकम थी। रजिया बानो तो खुशी खुशी फौरन ही राजी हो गई थी। उसने उस आदमी से 50,000 रुपए ले लिए और उसे छोटे से कमरे में भेज दिया और गुलजान से कह दिया कि वो मुझे तैयार करके इस आदमी की सेवा में पेश कर दे। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लग गई थी। नाचने को तो मैं अपना चुकी थी, लेकिन अब तक मैंने किसी कस्टमर के साथ रात नहीं गुजारी थी। गुलजान मुझे अपने साथ ले गई और अपने हाथों से मुझे तैयार करते हुए कहने लगी कि तुम जितना ज्यादा शोर करोगी कस्टमर तुम्हें उतना ही परेशान करेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से उसके साथ वक्त गुजार कर वापस आ जाओ। 1 रात के लिए समझ लो कि वही तुम्हारा पति है और ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। गुलजान मुझे तैयार करते हुए शीशे में मुझे दिखाते हुए कहने लगी कि कभी कभी हमारी खूबसूरती ही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, या तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा चिट्टा शरीर ही तुम्हारे लिए सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं है। अगर तुम इतनी
खूबसूरत ना होती तो कोई तुम्हारा दाम भी नहीं लगाता। गुलजान कहने लगी, मैं भी अपनी खूबसूरती से तंग आ चुकी हूँ। आज मैं 40 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मेरा खूबसूरत चेहरा और मेरे शरीर की चमक दमक मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। कोई ना कोई मेरे दाम लगा ही देता है और फिर मुझे खुद को उसके सामने पेश करना पड़ता है। गुलजान कहने लगी, जब तक तुम खूबसूरत हो तब तक तुम्हें सबको झेलना होगा। गुलजान मुझे तैयार कर रही थी। मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बार बार मामा जी और आहान की याद सता रही थी। मुझे अब तक इस बात पर यकीन नहीं आया था कि मामी मुझे जानबूझकर यहाँ पर छोड़कर गई है और इस सब के लिए शायद आहान जिम्मेदार है। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो गुलजान ने मेरी नज़र उतारी और कहने लगी कि गहरी सांस भर के कमरे में दाखिल हो जाना और ख़ुद को इस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास भी इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इस छोटे से कमरे के अंदर चली गई जहाँ पर एक पीला सा बल्ब जल रहा था, जिसकी धीमी सी रोशनी में मुझे सब कुछ भयानक लग रहा था। मैंने सोचा था कि जाते ही मैं उस आदमी के पैरों में गिर जाऊंगी और उससे कहूंगी कि वो मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती ना करे। मैं रहम की भीख मांगूंगी तो उसे मुझ पर तरस आ जाएगा। वैसे भी मैं कम उम्र की थी और जिस आदमी ने मुझे ख़रीदा था वो कोई 35 से 40 साल की उम्र का आदमी था। मेरे हिसाब से तो वो मेरे पिता जैसा ही था, मगर मुझे पता नहीं था यहाँ पर आने वाले आदमी भी इतने ही पत्थर दिल के होते हैं जितने यहाँ की औरतें हैं। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक ख़तरनाक सी मुस्कुराहट आ गई थी। जैसे ही उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्मों का निशान था, एक आंख बिल्कुल लाल हो रही थी और उसकी नज़रें मेरे शरीर पर टिकी हुई थी। मुझ पर इतना डर सवार हुआ था कि मैं वापस बाहर निकलने लगी थी। तभी उसने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया और कहने लगा कि तेरे इतने महंगे दाम दिए हैं, फिर तू कहाँ भाग रही है। उसके मुंह खोलते ही शराब की बदबू ने मेरी सांस बंद कर दी थी। मैं उसके आगे रहम की भीख मांगने लगी थी, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। वो कहने लगा कि चलो अब सीधी तरह से बिस्तर पर आ जा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों के नखरे। उसने मुझे सीधे बिस्तर पर धक्का दे दिया था और फिर मेरे दिमाग में गुलजान की बातें घूमने लगी थी। उन्होंने कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नाभि पर अदरक का रस जरूर लगा लेना। उन्होंने अदरक की छोटी सी कली को छिलकर उस पर नाखून मारकर मुझे दे दिया था। मैंने उसे मुट्ठी में बंद कर लिया था, जिसे मैं इस्तेमाल करना भूल गई थी, जिससे कि मुझे गुलजान की याद आई। मैंने जल्दी से अदरक का छोटा सा टुकड़ा को अपनी नाभि पर मलनी शुरू कर दी ताकि उसका रस मेरी नाभि पर लग जाए। कुछ ही देर में मैंने पूरे अदरक अपनी नाभि पर मल ली थी और फिर उसके बाद मेरे साथ वही सब कुछ हुआ था जो मेरे साथ होने वाला था। उस आदमी ने सारी रात पूरी तरह से अपने पैसे वसूल कर लिए थे। मेरा रोना धोना किसी काम नहीं आया था। वो आदमी तो बिल्कुल ही पत्थर दिल का था। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वह शराब के नशे में चूर था या फिर उसे यही सब की आदत थी। मेरे लिए एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे रात ख़त्म ही नहीं होगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझ पर बेहोशी सवार होने लगी थी। अब मैं पूरी बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो गुलजान मेरे सामने मौजूद थी। वह कस्टमर सुबह होने से पहले ही जा चुका था। गुलजान मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगी, बस पहली रात मुश्किल होती है, अब तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे लिए कुछ भी आसान होगा। गुजरी हुई रात बहुत ही भयानक थी। मैं होश में आने के बाद भी चिल्ला रही थी। गुलजान मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और सारा दिन मैं बस उनके सीने से लगकर आंसू बहाती रही। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे यह दिन न देखना पड़ता। पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। ये रिश्ते भी सिर्फ दिखावे के ही होते हैं। मेरी मामी, जिसे मैं अपनी माँ की जगह देती थी, उन्होंने ही मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। यहाँ मैं अपनी पहचान को भुला चुकी थी। मेरा नाम प्रिया था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम गुलबहार रख दिया गया था। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे, क्योंकि मैं खुद भी भूल चुकी थी कि मेरा नाम पहले कभी प्रिया था। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं किसी कस्टमर के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि कोठे पर रहने वाली लड़की की कीमत ना लगे। 2 दिन खामोशी से गुजर गए। फिर तीसरे दिन एक 55 साल का कस्टमर मेरी कीमत लगाने के लिए आया था।
मैंने रजिया बानो से इनकार करना चाहा तो उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि यहाँ इनकार करने की गुंजाइश नहीं है, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे खुद कस्टमर के आगे फेंक आऊँगी। मैं रजिया बानो के आगे मजबूर हो गई थी। गुलजान ने मुझे उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार किया और साथ ही मेरी मुट्ठी में अदरक भी पकड़ा दिया और कहा कि इसे अपनी नाभि पर लगाना मत भूलना। मैंने खामोशी से वह अदरक मुट्ठी में दबाया और दबे कदमों से उस कमरे में पहुंच गई। मैंने खामोशी से इस बूढ़े के साथ रात गुजार ली। अब की बार मैंने कोई रोना धोना नहीं किया था। गुलजान की बात सही साबित हुई थी। जब मैंने शोर शराबा नहीं किया तो कस्टमर ने भी मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन बिस्तर पर जाने से पहले ही मैंने अपनी नाभि पर अदरक का रस लगा लिया था। इस अदरक से आखिर क्या होता था, गुलजान ने मुझे क्यों लगाने के लिए दिया था, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपनी जिंदगी में कमा रही थी या अपनी इज्जत गवा रही थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे अभी भी आहान की याद आती थी। क्या उसने मेरी गुमशुदगी पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया होगा? क्या उसने मुझे कभी नहीं ढूंढा कि वो मुझे भूल चुका होगा? बस मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। वो कस्टमर चला गया था और खामोशी से मैं गुलजान के कमरे में चली गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे से कहने लगी, तुम कस्टमर के पास जाने से पहले अपनी नाभि पर अदरक का रस लगा लेती हो ना? गुलजान की बात पर मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। गुलजान ने कहा कि तुम मेरी बेटी की उम्र की तो हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लोगों से नहीं बचा सकती। तुम्हारी पहचान बदल गई है। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो यह समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि तुम धंधा करने वाली औरत बन गई हो। गुलजान मुझे हमेशा यही समझाती थी कि आप कभी भी यहाँ से बाहर की दुनिया के बारे में मत सोचना, और मैंने गुलजान की बातों को अपने दिलो दिमाग में बसा लिया था। ऐसे ही मुझे 8 महीने यहाँ पर रहते हुए गुजर गए। अब तो मैं इस काम की आदी हो गई थी। मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा है और मैं खुद ही अपने आप को तैयार कर लिया करती थी। मैं जो कभी आहान की दुल्हन बनने के सपने देखती थी, अब हर रात ही हर नए मर्द की दुल्हन बनती थी। लेकिन हर रात गुलजान मुझे अदरक पकड़ाना नहीं भूलती थी और यह ज़रूर बताती थी कि बिस्तर पर जाने से पहले यह अदरक अपनी नाभि पर ज़रूर लगा लेना। 1-2 बार मैंने इसके बारे में गुलजान से पूछा, इस अदरक में ऐसा क्या है जो आप हर बार मुझे दे देती हो? तो वो कहने लगी कि सही वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। याद रखना, किसी भी कस्टमर के पास जाने से पहले अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करना। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि गुलजान बीमार थी, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करा रही थी, और वैश्या जैसी औरतों का इलाज मुमकिन कहाँ है? हमारा तो यहाँ कोई अपना ही नहीं है जो हमारी फिक्र कर सके। मेरी फिक्र करने वाली यहाँ पर सिर्फ गुलजान थी। अगले ही दिन मेरे पास रजिया बानो आई और कहने लगी कि रात को तैयार रहना, तुम्हारे पास एक कस्टमर आएगा। यह कहकर रजिया बानो चली गई और मैं तैयार होने लगी, क्योंकि अब मुझे इस दुनिया की आदत हो गई थी। मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो गुलजान ने फिर आकर मुझे अदरक का टुकड़ा पकड़ाया। मैं आज सोच में पड़ गई थी कि आखिर गुलजान मुझे अदरक क्यों देती है। आज मैं उनसे सवाल पूछ कर ही रहूंगी, लेकिन मुझे कस्टमर के पास जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब वापस आऊँगी तो उनसे सवाल का जवाब ज़रूर पूछूंगी। कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा था, इसलिए मैं कस्टमर के कमरे में उसके पास पहुँची, लेकिन इससे पहले मैं अदरक के रस को अपनी नाभि पर लगा लिया था। हालांकि मैं इतना ज़रूर जानती थी कि इस काम के पीछे कोई न कोई ख़ास बात तो ज़रूर है। मेरे दिमाग में बार बार अदरक वाली बात घूम रही थी। अगर मुझे इस बारे में बता सकता था तो वो सिर्फ गुलजान थी, और आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज उनसे पूछ कर ही रहूँगी, क्योंकि वह हर बार मुझे अदरक के बारे में बताना नहीं भूलती थी। मैं जैसे ही कमरे में पहुँची तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कमरे में मौजूद मर्द कोई और नहीं बल्कि आहान था, जो नशे में चूर बिस्तर पर बैठा हुआ था। और मुझे देखते ही वो एकदम उछल पड़ा और फिर मेरे पास आकर हैरानी से पूछने लगा, प्रिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और पीछे हटाकर कहा कि मैं प्रिया नहीं हूँ, मेरा नाम गुलबहार है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं प्रिया बनकर आहान का सामना करती। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। सालों से इन कोठे पर मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी। आहान ने आकर मेरे कंधों से पकड़कर मुझे झंझकोर दिया और कहने लगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरी प्रिया ही हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मुझे तो मेरी दीदी ने यही बताया था कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बहन थी। यह बात सुनकर वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा और उसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि जब से मेरी बहन को तुम्हारे और मेरे अफेयर के बारे में पता चला था, तभी से वो तुमसे नफरत करने लगी थी। इसलिए वो अनजान आदमी को अपने फ़ायदे
वादे के लिए बुलाती थी, क्योंकि जीजा जी तो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। मुझे उनके इस प्लान के बारे में पता चल गया था, तभी तो मैं तुम्हें दूसरे शहर ले जाने की बातें करता था। लेकिन जब उस दिन हम लोग बातें कर रहे थे तो वो बातें मेरी बहन ने सुन ली थी और वो आदमी दीदी से मिलने के लिए आता था, क्योंकि वह कोठे का दलाल है। मैं अपनी बहन की हरकतों को अच्छी तरह से जानता था। जब जीजा जी घर पर नहीं होते तो वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है। यह बात तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानता था। मैं अपनी बहन को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानी। वह लगातार जीजा जी को धोखा देती रही और उस दिन भी मुझे उस आदमी को घर से निकलता हुआ देखकर बहुत गुस्सा आ गया था और इसी बात पर मेरी बहन से झगड़ा हुआ था। फिर उसके अगले ही दिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम किसी लड़की के साथ भाग गई हो। मुझे उनकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने रो धोकर मुझे इस बात पर यकीन दिलवा दिया। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कई जगह तलाश करने की कोशिश की तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। उन्होंने जीजा जी को भी यही बताया कि आपकी भांजी भाग गई है और फिर मुझे भी यही लगने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे तुम्हारी मामी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी मामी बहुत बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी है और ये सब कुछ उनके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने बिन माँ बाप की बच्ची को सताया। अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने तुम्हें इस कोठे पर छोड़ दिया। आहान रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा था कि उसने मुझे कहाँ ढूंढने की कोशिश नहीं की। आहान मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया तो वो खामोशी से वहां से चला गया। उसने मुझे जिद इसलिए नहीं की क्योंकि वह जान चुका था कि अब मैं एक वैश्या हूं और इस हाल में वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही उसे यह समाज मुझे एक्सेप्ट करने देगा। आहान की हालात मेरी बेवफाई में ऐसी हो गई थी और वह कोठे पर भी आने लगा था। वो अपनी रात पूरी किए बिना ही वहां से शर्मिंदा होकर चला गया था और मैं गुलजान के कमरे में आ गई थी। लेकिन जैसे ही मैं गुलजान के कमरे में आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि गुलजान बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उनको छूकर देखा तो उनका शरीर ठंडा पड़ा था, शायद वो इस दुनिया से जा चुकी थी। यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं गुलजान को ही अपना सब कुछ मानती थी और आज वो मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन उनकी मुट्ठी में चिट्ठी थी जिस पर उनकी पूरी कहानी लिखी हुई थी कि वो किस तरह से इस कोठे पर आई थी और उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। और साथ ही साथ चिट्ठी पर यह भी लिखा हुआ था कि इस अदरक के रस को नाभि पर लगाने से क्या होता है। दरअसल इस अदरक के रस को नाभि पर लगाने से औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती और वो तरह तरह की बीमारियों से भी दूर रहती है। गुलजान को ही सब कुछ बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने यह नुस्खा मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया। उन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो हर बार मुझे अदरक पकड़ाना नहीं भूलती थी। पर अब दुख की बात यह थी कि गुलजान इस दुनिया से जा चुकी थी और अब कोई भी मुझे अदरक पकड़ाने वाला नहीं था और मैं अब यही इस कोठे पर अपनी बची खुची ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन आज भी मुझे गुलजान की याद आती है जिसे मेरी इतनी फिक्र थी। अदरक का रस अपनी नाभि पर लगाने से मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है और ना ही मैं किसी कस्टमर से प्रेग्नेंट हुई हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।